तो शुरू करेंगे ना। यस सर। हम्म, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक साहित्य भाग एक, ब्लॉक 4, आधुनिक साहित्य भाग एक। हम लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और इतिहास पढ़ा, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की पृष्ठभूमि, नाथ सिद्ध जैन साहित्य पढ़ा है, भक्ति काल, निर्गुण, सगुण, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, रीतिकाल और रीतिकालीन कविता, उसकी प्रवृत्तियां वगैरह थोड़ा बहुत हमने जो जितना हम लोगों से हो सकता था समय सीमा के अंदर उतना आप लोगों ने पढ़ा। आज हमारा विषय है आधुनिक साहित्य। और आधुनिक साहित्य को हम लोगों ने MAD 2 में थोड़ा सा टच किया था। वही कवि लोग थे। और जो मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत, देवकी, अरे, निराला महादेवी, ये सब आधुनिक कवि लोग थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग में क्या होता है, द्विवेदी युग में क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। हम लोग क्योंकि हमें कविता पढ़नी थी, आधुनिक काव्य विविधा पढ़नी थी, इसलिए हम लोगों ने कविता पर ध्यान दिया। कविता पर हम लोग का मतलब हमको लिखना पड़ना था। उनकी भारत दुर्दशा, साकेत और पंत की कविता, आंसू कविता, ये सब हमको पढ़ना था इसलिए। और अभी क्या हमको गद्य पढ़, आधुनिक साहित्य भाग एक का गद्य। फर्क उतना ही है, ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं। उस वक्त हम लोग पद्य पढ़ रहे थे और इस वक्त हम लोग गद्य पढ़ेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां वही जो हम लोगों ने पहले लिखा था, पहले पढ़ा था पद्य में, वही परिस्थितियां गद्य में की। हमने पढ़ा था कि इसमें हमको वही जो अंग्रेजों का राजपाट था, मुगलों का राजपाट था, अंग्रेजों के समय में जैसी स्थिति थी, वो देश के ऊपर उनके अत्याचार चल रहा था और जमींदारों के साथ मिल करके, सामंतों के साथ मिल करके देश को वो लोग लूट रहे थे। ये सारे हमारे मतलब उनकी पृष्ठभूमि में चला जाएगा। आप हेडिंग दीजिए, आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि। आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि। नंबर 1, राजनीतिक परिस्थिति लिखो या राजनीतिक पृष्ठभूमि लिखो। राजनीतिक मैं आपको बोलते जाऊंगा और आपके साथ डिस्कशन करते जाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। तो इसमें क्या होता है, 1757 में, आपको तो मालूम है कि 1757 राजनीतिक परिस्थिति लिखना, उसमें ये सब पॉइंट्स जो बता रहा हूँ इसको आप अपने हिसाब से एनलार्ज कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं अब उसको डिक्टेट करने लगूँ तो समय समाप्त हो जाएगा। तो 1700, नोट करना, 1757 के बाद अंग्रेजों का शासन, 1757 के बाद अंग्रेजों का शासन चलने लगा। फिर नीचे लिखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारों के साथ अपने अत्याचार भी बढ़ा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकारों के साथ अत्याचार बढ़ा दिए। देसी नरेश, नेक्स्ट पॉइंट, देसी नरेशों के हाथों से
सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। देसी नरेशों के हाथों से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। 1857 में जनता ने भीषण ज्वाला जनता के अंदर 1857 में जनता के अंदर भीषण ज्वाला पैदा हुई। परंतु वह क्रांति सफल नहीं हो पाई। परंतु वह क्रांति सफल नहीं हो पाई। परंतु वह क्रांति सर सफल। हाँ। हेलो हेलो। सर, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं। तो नहीं इसका सर। दोषी तो मैं नहीं हूँ भाई। यहाँ तो टावर तो आ रहा है, 3 4 दिखा रहा है। कहाँ से क्या प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बता सकता। साउंड तो जा रहा है। हेलो। अभी गया? सर हमें आवाज एकदम क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर है सर। हाँ। हेलो। अभी आप जा रही है? यस सर, आवाज पूरी आ रही है सर। हाँ ठीक है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर हमारे यहाँ। हाँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सरकार को बोलो। तो उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते भाई। हो गया? जितना सुन रही हो उतना सुनो, जितना लिख रही हो उतना लिखो। और क्या कर सकते हैं? अच्छा। ये सोनिया कहाँ से बोल रही हो? देखो जरा। सर बैंगलोर से सर, बैंगलोर से सर। तो वहाँ साउंड क्लियर जा रहा है। हाँ जी सर, एकदम क्लियर आ रही है सर। और सौदामिनी कहाँ से बोल रही है? सर भद्रक से। सौदा आवाज जा रही है? जी सर। और ज्योतिर्मयी कहाँ से बोल रही है? जी सर, बरगढ़ से। बरगढ़ से। अच्छा चलिए। तो ठीक है, बस इसी तरह होगा और क्या करोगे? कहीं आंधी चल रहा होगा, तूफान चल रहा होगा, कहीं कुछ होगा, ऐसा हो क्या? ऑनलाइन में तो ऐसे ही होगा और क्या। खैर चलिए आगे बढ़िए। तो क्या आपने लिखा? यह क्रांति सफल न हो सकी और फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे देश में जागरण या जागरूकता बढ़ने लगी और यह नारा निकला 1905 में। और यह नारा निकला 1905 में, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1905 में यह नारा निकला, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर धीरे धीरे क्या बोले? धीरे धीरे नहीं बोला मैं। 1905 में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लगा। और नरम दल गरम दल दो दल हो गए। नरम दल गरम दल दो दल हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता को धक्का लगा। हिंदू मुस्लिम एकता को धक्का लगा। 1919 में 1919 में रॉलेट एक्ट के माध्यम से 1919 में रॉलेट एक्ट के माध्यम से
1919 में रॉलेट एक्ट के माध्यम से भारतीय जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए। 1919 में रॉलेट एक्ट के माध्यम से भारतीय जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए। मतलब आप अंदाजा लगाइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और विचारवान और बुद्धिमान लोग हैं, कि अंग्रेजों ने कितना अत्याचार इस देश के ऊपर नहीं किया, कितना अन्याय इस देश के ऊपर नहीं किया, लेकिन हमारी आज की जनता आज भी उसी अंग्रेजी 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 के पीछे पीछे दौड़, उसको, उसकी भाषा को अपना स्टेटस मानती है। इसलिए आपके देश का विकास नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, जापानी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अरे अरबी फारसी पढ़िए, अमेरिकन पढ़िए, जर्मनी पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन जहां पर जिसकी आवश्यकता हो, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापार में विदेशों के साथ जब व्यापार होता है तो वहां पर अंग्रेजी भाषा की जरूरत पड़ती है, वहां अंग्रेजी प्रयोग कीजिए। आप अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, वहां अपनी मातृभाषा में बात कीजिए। ये देश होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमने उनका दामन आज तक नहीं छोड़ा। हिंदी में बागडोर गांधी जी के हाथ में आई और धीरे धीरे कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आई और धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। अहिंसा, अहिंसा, सत्याग्रह, अछूतोद्धार, अहिंसा, सत्याग्रह, अछूतोद्धार, ग्रामोद्धार, ग्रामोद्धार, जमींदारी का विरोध, अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीतिक अछूतोद्धार, धार्मिक समन्वय, ग्रामोद्धार, जमींदारी का विरोध जैसी भावनाएं गांधी युग में पनपने लगी। भावनाएं पनपने लगी। नवीन चेतना के साथ, सर फिर से ऑनलाइन थोड़ा बोल दीजिए। कौन सा लाइन? अहिंसा, सत्याग्रह, अहिंसा, सत्याग्रह, अछूतोद्धार, धार्मिक समन्वय, ग्रामोद्धार, जमींदारी का विरोध जैसी भावनाएं पनपने लगी। और नवीन चेतना के विकास के साथ साथ, और नवीन चेतना के साथ के विकास, ये मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से एनलार्ज कर, समझे ना। नवीन चेतना के विकास के साथ साथ भारतीयों का दृष्टिकोण बदलने लगा। विश्व बंधुत्व की भावना का भी, विश्व बंधुत्व की भावना का भी
विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सामाजिक परिस्थिति। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सामाजिक परिस्थिति। अंग्रेजों के आगमन से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, अंग्रेजों के आगमन से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूलों में, विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। भारतीयों द्वारा नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण। भारतीयों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण का आर्य समाज द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, सर आर्य समाज। फिर से वो लाइन दोबारा बाल बोल विवाह। दीजिए, भारतीय द्वारा। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हैं? सर सुनाई मैं नहीं केवल दिया। पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं केवल जी पॉइंट सर। बोल रहा हूँ, लिखना आपको। भारतीयों सर। द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण का आर्य समाज द्वारा विरोध किया जाना। का आर्य समाज द्वारा विरोध सर आपकी किया। आवाज ठीक से नहीं आ रही है आज। तो आपका टावर नहीं है, बेंगलोर तक आवाज जा रही है। आर्य बेंगलोर समाज तक तो के द्वारा आर्य समाज द्वारा विरोध किया जाना। लिखे? जी जी सर। सर। अच्छा, उसके बाद मतलब ये अपने हिसाब से लिखते जाइए, मैं केवल आपको पॉइंट दे रहा हूँ, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। जहां जरूरत है वहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अंधविश्वास, बाल विवाह, अंधविश्वास, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति भेद, स्त्री शिक्षा निषेध, जाति बहिष्कार जैसे अकल्याणकारी परंपराओं का विरोध किया जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जैसे समाज सुधारकों का अवतीर्ण होना, ब्रह्म समाज की स्थापना करना, उसको नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक परिस्थिति। नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक परिस्थिति, इसको आप समझ लीजिए, आप लिख लेना अपने आप। आर्थिक परिस्थिति में क्या हुआ कि आपको तो मालूम है कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, और इस सोने की चिड़िया को देख करके ही अंग्रेज यहाँ पर आए थे। और आज ये सोने की चिड़िया न लोहे की चिड़िया है, न तांबे की चिड़िया है, कोई चिड़िया नहीं बची है।
इसका चप्पा चप्पा इन्होंने छान मारा, इसके बोटी बोटी इन्होंने नोच डाली, और जो कुछ ये छोड़ के गए हमारे लोगों ने नोच दिया। आज आपके देश में कुछ नहीं बचा, नथिंग। ये अब आपको करना है। आप इस देश के भविष्य करता है, आप इस देश के भविष्य निर्माता है। आपको अंग्रेजों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। आप जो अंग्रेजी गुलामी कर रहे हैं, पाश्चात्य के अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उस गुलामी को हटाइए, उस गुलामी का त्याग कीजिए, और अपनी भारत माता जनगण मन अधिनायक नए जय है जो आप बातें करते हैं उसको अपने अंदर डालिए, और तब आपके देश का निर्माण होगा। तब वो जो सोने की चिड़िया उसको लूट के ले गए, अब उसको सुधारना है। जितना भी कच्चा माल था, जितना भी कच्चे माल थे, जो भी सोना चांदी और किसानों द्वारा जितना भी उगाए जाते थे, सब कुछ वो विदेश लेके चले गए। हमारे ही देश से कच्चा माल लेके विदेश गए, शुरू कर दिया। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं वाली बात। जब यहां से कच्चा माल विदेश चला जाने लगा तो यहां जो था कल कारखाने वो धीरे धीरे खत्म, धीरे धीरे बंद हो गए। जो भी उद्योग धंधे थे उनका ह्रास होने लगा, और कृषक वर्ग के ऊपर उन्होंने माल गुजारी लाद दी। उधर जमींदारों ने साहूकारों ने भी लूटना शुरू कर दिया। यानी 1947 तक जो स्थिति आपके देश में थी, आज भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। जिस तरह आर्थिकता उस वक्त कायम थी, यानी कमजोर थी, आज भी आर्थिकता वही की वही, कुछ भी नहीं बदला है। जनता तब भी रोती थी, जनता आज भी रोती है। जनता तब भी कराती थी, जनता आज भी कराती है। उस वक्त तो खैर चलो अंग्रेजों के खिलाफ कोई गांधी निकल गया, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर निकल गए, कोई विवेकानंद, लेकिन आज लंबी चौड़ी बातें तो लोग करते हैं, बड़ी बड़ी वार्ताएं करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, है ना, ये नेता लोग, अभिनेता लोग, लेकिन क्यों नहीं कोई गांधी निकलता, क्यों नहीं कोई उसमें विवेकानंद निकलता, क्यों? हेलो, क्यों नहीं उसमें से कोई गांधी निकलता? निकलना चाहिए ना, क्योंकि देश को आज भी गांधी की जरूरत है, देश को आज भी विवेकानंद की जरूरत है, आज भी मेरे युवाओं में वो जोश नहीं है, इसीलिए विवेकानंद की आवश्यकता है। आज भी मेरे देशवासियों में वो देश प्रेम नहीं है, इसलिए गांधी की जरूरत है, भगत सिंह की जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है। ये सब नहीं है, इसलिए आज भी देश की दुर्गति हो रही है। कहने का मतलब आर्थिक परिस्थिति उस वक्त जैसी थी आज भी वैसी है। कल एक कंपनी मेरे देश में आकर के पूरे मटिया मेट कर दिया, आज तो हजारों कंपनी है। आप अंदाजा लगाइए क्या होगा आपका, है ना, आपका भविष्य क्या होगा। आप जो पढ़ रहे हैं, मेरे सामने इतने बच्चे ऑल इंडिया से बैठे हैं, कल आपके बच्चों का क्या होगा, आपका क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो आंदोलन आपको करना है, आवाज आपको उठानी है, इस बगीचे को आपको सुहाना करना है, इस बगीचे को आपको अच्छा करना है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति निकले, तभी देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तब जाकर के अच्छी होगी। नहीं तो जैसे चल रहा है, चलना है तो चलने दीजिए, हमें क्या। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति में वही भक्ति वाली बात आती है। यानी एक बुरी बात यह हो गई कि जो जनता में मिथ्या, लिख सकते हो शब्द लिखो, मिथ्याचार, मिथ्याचार, बाह्यडंबर, मिथ्याचार, बाह्यडंबर, धार्मिक कर्मकांड धीरे धीरे कम होने लगे। जनता में मिथ्याचार, बाह्यडंबर, धार्मिक कर्मकांड धीरे धीरे कम होने लगे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज
तथा थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज तथा थियोसोफिकल सोसाइटी के आंदोलनों से देश पर कुछ प्रभाव पड़ता है। और लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना आती है। और लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना आती है। यानी एक शब्द आपने लिखा वहां पर, कर्मकांड धीरे धीरे कम। मतलब क्या हुआ, अब पाश्चात्य संस्कृति में हम रंगते जा रहे थे। मशीनीकरण, आधुनिकीकरण धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा था। पाश्चात्य संस्कृति में हम डूबते चले जा रहे थे। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को हमने किनारे कर दिया। इसलिए धीरे धीरे धार्मिक कर्मकांड कम होने लगे। पूजा पाठ, धर्म, संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार में हमको कोई मतलब नहीं रह गया। और आज तो छोड़ो, वो नामो निशान ही मिट गया। यानी धार्मिक परिस्थिति का धीरे धीरे ह्रास हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थिति में आप समझ लीजिए, साहित्यिक परिस्थिति में क्या हुआ। साहित्यिक परिस्थिति में क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से धीरे धीरे साहित्य का भी निर्माण हुआ। और चाहे उसके पहले वो मतलब जो पृष्ठभूमि जैसी बन चुकी थी। और इसी युग में वो भारतीय युग का जन्म होता है, द्विवेदी युग का जन्म होता है, बाकी खड़ी बोली का जो आगमन होता है। तो खड़ी बोली के आगमन से, भारतेंदु के सहयोग से वो सब कुछ खड़ी बोली में जब लिखा जाने लगा, और पद्य की विचारधारा छोड़ करके, पद्य की जो सोच कुछ से निकल करके, और राधा और कृष्ण की भावनाओं से निकल करके लोग आधुनिक युग में आ गए। और खड़ी बोली में पहले जो केवल कविताएं लिखी जाती थी, पद्य लिखे जाते थे, आज वो किसमें, वो कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, रिपोर्टाज में, लेख में, निबंध में, हर चीज मतलब में लिखा जाने लगा। यानी साहित्य की विधाएं बढ़ गई और उसका विस्तार होने लगा। ये साहित्यिक परिस्थिति कुल मिलाकर के हम अच्छी कही जा सकती है। और केवल हिंदी में नहीं, अन्य भाषाओं में भी, देश के अन्य भाषाओं में, वो चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे वो गुजराती हो, हर भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी। और उसके साथ साथ अनुवाद का कार्य भी बहुत तेजी से बदलने लगा, मतलब होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। नंबर 1, आप समझ सकते हैं, पद्य के साथ गद्य का विकास। पद तो चलता रहा है ना, लोग लिखते रहे, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही थी आदिकाल से, भक्ति काल से और रीतिकाल से। जब आधुनिक काल में आई तो हठात वो थोड़ी बदल देगी। लेकिन अब उनको एक और माध्यम मिल गया, एक और जरिया मिल गया, एक नया तरीका मिल गया, और यूं कहें तो और एक विस्तार हो गया। विस्तार हो गया मतलब अब पहले केवल वो भक्ति तक ही सीमित था, रामकृष्ण और शंकर पार्वती तक ही सीमित था, भक्ति तक ही सीमित था। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो नाटक, वो कहानी, उपन्यास, समालोचना, गद्य काव्य, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण साहित्य, इतिहास, पुस्तक समीक्षा, टीका टिप्पणी, वो अनेक चीज लिखे। युग में ही वो भगवत की टीका लिखी जाने लगी, रामायण की टीका लिखी जाने लगी, उपनिषदों की टीका लिखी जाने लगी, जितने भी संस्कृत के जो साहित्य थे उनकी टीका लिखी जाने, ताकि आपको पढ़ने में आसानी। आप तो अंग्रेजी धड़ल्ले से पढ़ सकते, धड़ल्ले से समझ सकते, लेकिन विडंबना यह है कि हम अपने देश की संस्कृत उपनिषदों को हम एक लाइन नहीं समझ सकते। आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में एक ऐसी पुस्तक है, आपने रामायण का तो नाम सुना ही है, महाभारत को नाम सुना ही है, वो तुलसीदास रामचरितमानस का नाम सुना ही है, ऐसे तमाम
महान महान ग्रंथों के नाम आपने सुना, लेकिन एक ऐसी भी पुस्तक है दक्षिण भारत में, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, एक ऐसी भी पुस्तक है जिसको तुम सीधा पढ़ो तो राम की गाथा उसमें पता चलता है, राम का वहां वर्णन दिखाई देता है। और जब उसी पुस्तक को तुम उल्टे ढंग से पढ़ते हो, उल्टा तरफ से पढ़ते हो, तो कृष्ण का जीवन चरित्र अंकित दिखाई देता है। यानी सीधा पढ़ो तो राम का जीवन चरित्र उसमें दिख रहा है, और उल्टा पढ़ो तो कृष्ण का जीवन चरित्र दिख रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने विद्वान थे हमारे देश में, लेकिन हमारा ध्यान अंग्रेजी नॉवेल्स की ओर लगा हुआ है। अगाथा क्रिस्टी ने क्या कहा, विलियम जोन्स ने क्या कहा, विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा, उनके नाटकों में क्या है। अरे अपने कालिदास के नाटकों को देखो जरा, कवि के भरतनाट्यम के नाटकों को देखो, अरे भरत मुनि के नाटकों को जरा पढ़ के दिखाओ जरा, वो पुराने आचार्य संस्कृत आचार्यों के नाटकों को जरा पढ़ के दिखाओ जरा। अपने नाटक तो तुम पढ़ नहीं पाते, नाटक तो पढ़ नहीं पाते। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, विदेशी जानते हैं हाँ भाई भारतीय लोग तो उल्लू, इनके पास कुछ नहीं, नथिंग, इसलिए चले आए और हमको उल्लू बना दिया, हम उल्लू बन गए। और याद रखना, कल वो दिन दूर नहीं कि कल एक कंपनी थी और कल और बहुत सारी कंपनियां आएंगी और हमें लूटती रहेंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उनके हाथों की कठपुतली बने रहेंगे और हम समझते रहेंगे इधर कि हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं याद रखना, आज भी आप कठपुतली की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कोको कोला पीते हो ना, कोको कोला विदेशी कंपनी है, थम्स अप विदेशी कंपनी है, समझे ना, विदेशी कंपनी हो। लेकिन आप बाजार में जाके गन्ने का रस नहीं पी सकते। कोको कोला पियोगे, थम्स अप पियोगे तो उसके कुछ पैसा आपके देश में थोड़ी जाता है, वो विदेशों में चला जाता है। लेकिन जब गन्ने का रस पियोगे तो आपके किसान भाई को 2-4 रुपए उसकी पॉकेट में जाएंगे, उसका घर परिवार चलेगा, उसकी रोजी रोटी चलेगा। लेकिन आप तो पी रहते हैं यहाँ पर और पालन पोषण कर, इसलिए गांधी जी ने स्वदेशी का नारा लगाया था। कोई बुरा नारा नहीं लगाया। देश में क्या नहीं था, इसलिए तो अंग्रेज आए हमारे यहाँ, पुर्तगाली आए हमारे, वास्को डी गामा आया हमारे, मुगल लोग आए हमारे यहाँ। आगे नेक्स्ट, नंबर 2, भाषा का परिवर्तन। सर अब पुस्तक क्या का हुआ, नाम ही बताएं। क्या बोले, पुस्तक का नाम एक्चुअली संस्कृत में है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं कल आपको बता दूंगा। मुझे मैं कहीं जी पढ़ा सर। था, मतलब किसी ने मुझे मैसेज दिया था, ये 3-4 दिन हो रहा है, तो जी सर। व्हाट्सएप में मैसेज आया तो फिर मैंने भी देखा, तो मुझे पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा, मैं कल आपको बता दूंगा। लेकिन आप जी जरा सर। सोचिए कि कैसी आश्चर्य वाली बात है। एक तरफ से पढ़ो, वो दक्षिण के किसी कवि ने लिखा है, एक तरफ से पढ़ो तो वो राम की बात आती है, एक तरफ से पढ़ो तो कृष्ण की बात है। कितनी विद्वत्ता से, कभी कभी वो देखा है ना, वो चित्र, वो कोई लोग चित्र बनाते हैं, ऊपर से देखो तो शिव दिखाई देंगे, नीचे से देखो तो पार्वती दिखाई देंगे, ऐसे चित्र होते हैं ना बहुत सारे बच्चों के लिए। जी सर होते हैं। ये तो लिखने वाली बात है, कितनी विद्वता, कितना दिमाग लगाया गया होगा। खैर, तो क्या हुआ, भाषा का परिवर्तन हुआ, अंग्रेज आ गए, खड़ी बोली आ गई। मैंने आपको बताया कि अंग्रेज ने हमारे देश के ऊपर अगर अभिशाप किया है तो उनके कारण वरदान भी हमें मिला।
लालू लाल सदर मिश्र जैसे विद्वानों को उन्होंने हिंदी के खड़ी भाषा के लिए नियुक्त किया। कोई ऐसी भाषा का निर्माण कीजिए कि जो पूरे देश में बोली जा सके, समझी जा सके, सब कुछ किया जा सके। इसकी चर्चा हम MAG2 में कर चुके हैं। क्यों? इसकी चर्चा हम MAG2 में कर चुके हैं ना, याद आ रहा जी तो? सर। हाँ, ओके। तो उसके बाद से खड़ी बोली आ गई, और तब क्या हुआ? पद्य का जो था विकास वो रुक गया, और धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी में सब कुछ लिखी जाने लगी। और मतलब धीरे धीरे वो खड़ी बोली भी लिखी जाने लगी, उसमें कविता, कहानी, रिपोर्टाज और उसको लिखा जाने लगा, और धीरे धीरे वो सरल और सहज उसको बनने मतलब लोग बनाने लगे। हालांकि प्रारंभ में थोड़ी सी मुश्किल हुई, है ना। मुश्किल क्या हुई? जब कोई मान लीजिए एक बंगाली व्यक्ति अगर हिंदी बोलेगा तो कैसा बोलेगा, एक मराठी व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो कैसा बोलेगा, एक उड़िया व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो कैसा बोलेगा, है ना। एक उड़िया हाँ एक उड़िया व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो कैसा बोलेगा। तो यही बात। तो उसी तरह से प्रारंभिक हिंदी वैसी ही थी। हेलो धीरे सर। धीरे जब वो हाँ, कोई बोल रही सर थी? वो जो आपने कहा, सर आपने जो ग्रंथ का नाम कहा था उसका नाम है राघवयाद व्यम, हाँ, अभी अभी और किसी उसे ने भेजा लिखा था। था जी सर, उसे लिखा है वेंकटाध्वरी। हम्म, हाँ, ऐसे ही। हाँ, राघवी यांत्र ऐसे कुछ है। खैर ठीक है, उसको आप ये कर लेना। तो ये खड़ी बोली का आगमन हुआ, और धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ने लगा, और धीरे धीरे भारतेंदु और द्विवेदी के माध्यम से भाषा में परिवर्तन होने लग गया। ब्रज भाषा, अवधि भाषा धीरे धीरे समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय भावना का उत्थान। राष्ट्रीय भावना का उत्थान। कल जब अंग्रेज आए थे, कल लोगों को मालूम नहीं था कि देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्रीय भावना क्या होती है, भारत माता क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। किसी को कुछ नहीं मालूम था। मालूम क्या था? अंग्रेजों की गुलामी। और अंग्रेजी की गुलामी आज तक हम कर रहे हैं। एक शब्द मैं आपको बोलता हूं, आप कहीं भी जाते हैं, क्या बोलते हैं? SIR। SIR यानी सर। क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं ना। सर सर का मतलब क्या हुआ? स्लेव आई रिमेन। स्लेव आई रिमेन। ये अंग्रेजों ने जब उनके सामने भारतीय लोग जाते थे, अंग्रेजों के सामने जब भारतीय लोग जाते थे, वही हमें सर कहा। आज पूरे देश में वही परंपरा चल रही है। क्यों आप गुरुजी नहीं बोल सकते? गुरुवर नहीं बोल सकते? गुरुजी तो बोल सकते हो। आप भारतीय परंपरा में पंडित जी तो बोल सकते हैं, गुरुजी तो बोल सकते हैं, आचार्य जी तो बोल सकते हैं। हाँ, हो सकता है सर आप कैसा मजाक कर रहे हैं, गुरुजी, आचार्य जी, पंडित जी कैसे बोलेंगे? क्यों? जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर सर सर बोलते हैं। पूजा पाठ में पंडित जी आते तो पंडित जी तो बोलते हैं, आचार्य जी बोलते हैं, गुरुवर बोलते हैं। बाकी टाइम में फिर क्यों नहीं बोलते? यानी शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब वही आदत बन जाएगी तो कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। चंद भर अंग्रेज आपके देश के ऊपर हावी हो सकते हैं और आप उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। आपको हावी होना होगा, आपको हावी होना होगा। आपके लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, आपके जनरेशन के लिए
आपके आने वाली नई जनरेशन के लिए आपको हावी होना होगा, नहीं तो आप समय अब तो बहुत ही बुरा आ रहा है, समय बहुत ही खराब आ रहा है। यानी कहने का मतलब मेरे, उस वक्त जो राष्ट्र प्रेम की भावना की जरूरत थी, की आवश्यकता है। उस वक्त जो स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय विश्व और वो आत्म बलिदान की जो आवश्यकता थी, आज भी आत्म बलिदान की आवश्यकता है। यानी हमें आज भी इन सभी की प्रासंगिक, मेरे देश में नहीं है। एक तरफ कोरोना के व्यक्ति मर रहा है, उधर ऑक्सीजन बेच रहे हैं। एक तरफ कोरोना के व्यक्ति मर रहा है, उधर टीका बिक्री हो रहा है। क्या देश प्रेम है आपका? एम्बुलेंस वालों को ही मौका मिल गया उसे में भाई 10 किलोमीटर के लिए जहां पर 150 लेना चाहिए वहां पर 5,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है। ये देश प्रेम है आपका? मैं दोनों मिला के आपको बता रहा हूं, अंग्रेजों वाली बातें और इस समय की बातें। यानी कहने मतलब अंग्रेजों के समय जो स्थिति थी, आज भी वही की वही स्थिति है। बदला है तो सिर्फ इतना कि आपके हाथों में कल मोबाइल नहीं था, आज आपके हाथों में मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, टेबलेट आ गया है, न जाने क्या क्या आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी हमारे अंदर गांधी जी के आगमन से, भगत सिंह के आगमन से, वो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के आगमन से धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, उत्थान हो रहा था। आज भी आपको वही चीज आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नवयुग की चेतना का विस्तृत विवेचन। नवयुग की चेतना का विस्तृत विवेचन। नवयुग की चेतना का विस्तृत विवेचन। यहां पर आप लिख सकते हैं, निम्न वर्गीय समाज के शोषितों के प्रति सहानुभूति। निम्न वर्गीय समाज और शोषितों के प्रति सहानुभूति। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। तथा जनवादी विचारधारा, मार्क्सवादी का विचारधारा प्रभाव और जनवादी विचारधारा का साहित्य। और जनवादी विचारधारा का साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, शैली परिवर्तन। शैली परिवर्तन। शैली परिवर्तन में आप लिख सकते हैं, जो प्राचीन शैली थी, है ना, सोरठा, रवैया, रोला, मंदाक्रांता, छप्पा, ये सब खत्म हो गए। अब क्या हुआ, लोकगीतों की शैली आ गई, छायावाद युग आ गया, छायावादी शैली आ गया है, और द्विवेदी ने नई शैली का मतलब समावेश किया। इतिवृत्तात्मकता, कोमलकांत पदावली, ये सारे चीज, प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, ये सारे शैली अब इस युग में आ जाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, श्रृंगार भावना का विकास। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर प्लीज। क्या बोली कहाँ से? सर एक बार और रिपीट कर दो। एक बार मतलब उसमें शैली परिवर्तन तो नहीं, शैली परिवर्तन का नेक्स्ट स्टेप जो आपने बोला, भावना का विकास, उससे पहले क्या बोला? श्रृंगार भावना का विकास। श्रृंगार भावना का विकास। श्रृंगार भावना का विकास। इसमें क्या होता है कि श्रृंगार भावना तो रीतिकाल में थी, आधुनिक काल के पहले रीतिकाल थी, तो रीतिकाल की जो श्रृंगार भावना थी वो धीरे धीरे मतलब कम तो होने लगी, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति आने लगी, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुई। और इस युग में आकर के खड़ी बोली में भी हमारे कवियों ने
श्रृंगार को महत्व उन्होंने दिया, लेकिन यहाँ पर नारी को उन्होंने, वो नारी को वहां पर रीतिकाल में जो सौंदर्य के रूप में, कामोत्तेजक के रूप में देखा जाने लगा, यहाँ पर वो भावना यहाँ नहीं रही। यहाँ पर वो नारी तुम केवल श्रद्धा हो वाली बात आ गई। नारी के विश्व रूप को यहाँ पर देखा गया, नारी के अंतर्मन को यहाँ पर देखा गया, और जो श्रृंगार काल में नारी की जो वासना की मूर्ति को देखा गया था, यहाँ पर उसके सौंदर्य के रूप को देखा गया। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास से रजत नग पग दल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समुद्र संतल में। ये भावना, इस भावना का विकास इस युग के कवियों ने किया, जो रीति भावना से, रीति काल के भावना से बिल्कुल अलग है। श्रृंगार तो है, लेकिन वो एक सात्विक श्रृंगार, श्रृंगार तो है, लेकिन वो मन का श्रृंगार, वो तन का श्रृंगार नहीं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण नंबर 8, नंबर 7 प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट पॉइंट, वादों का प्राधान्य। नंबर 8, वादों का प्राधान्य। वादों का प्राधान्य। सर वादों का प्रावधान और वादों बता की रहा हूं। स्पेलिंग सर? वादों, वाद, अरे छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद हाँ होता है ना। जी हाँ जी सर, थैंक यू। तो वादों का प्राधान्य हो गया। तो आधुनिक काल में क्या हुआ, केवल वाद ही वाद भरे हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में कहीं भी वाद नहीं आए, लेकिन उसके बाद जब छायावाद, अरे आधुनिक काल आ गया, तो उसके बाद वो छायावाद आ गया, रहस्यवाद आ गया। अपने हिसाब से नोट करते जाना। छायावाद आ गया, रहस्यवाद आ गया, अभिव्यंजनावाद आ गया, स्वच्छंदतावाद आ गया, स्वच्छंदतावाद आ गया, फिर पलायनवाद आ गया, है ना, पलायनवाद आ गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, अस्तित्ववाद इत्यादि। इस पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साधारण विषय। साधारण विषय, साधारण विषय में अब क्या हुआ, साधारण विषय में यानी पहले केवल राम कृष्ण, ये राधा कृष्ण, गोप गोपियां और इस तरह प्रेम श्रृंगार का वर्णन, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं। अब तुम्हारे सामने जो भी दिखा, तुमने उसका वर्णन कर दिया। कवियों के सामने जो भी दिखा, जैसी भी चीज दिखी, बस उन्होंने कलम चला दिया। अमरूद का पेड़ है तो अमरूद का पेड़ लिख दिया, वो चिड़िया बैठी है तो चिड़िया पर लिख दिया, वो फिर कोई कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता पर लिख दिया, कोई चौराहे को देखा तो चौराहे पर लिख दिया, कोई भीख मांग रहा है तो उस पर लिख दिया। यानी कोई भी विषय इनके लिए अब अछूता नहीं रहा। इसे अच्छे से अच्छे विषय, साधारण से साधारण विषय पर इन्होंने अपनी लेखनी चला दी। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साहित्य का दायरा आज बहुत बढ़ गया। कल जो रामकृष्ण और सीता कृष्ण तक ही सीमित था, वो निकल गया। हाँ, इतना कह सकते हैं कि कल के साहित्य में कला थी और आज के साहित्य में कला के साथ थोड़ी बुद्धि भी है। नेक्स्ट देखो, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम पॉइंट बता दूंगा। क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आता है। और आप लोग तो बहुत विद्वान लोग हैं, मुझे आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतेंदु युग में क्या हुआ, जिनका समय 1868 से 1903 तक माना गया है,
और सबसे पहली बात हुई गद्य शैली का परिमार्जन। आधुनिक भारतेंदु युग के आने से पद्य शैली गद्य शैली में आ गई। साहित्य को एक नया माध्यम मिल गया, एक नई शैली मिल गई और उसे व्यक्त करने की, क्योंकि रीजनल भाषा में, लोकल भाषा में लिखना सबके बस की बात नहीं थी। और जब खड़ी बोली हिंदी आ गई तो उसको, क्योंकि वो आदान प्रदान की भाषा बन गई, राष्ट्र की भाषा बन गई, दिन रात 24 घंटे बोलने की भाषा बन गई, इसलिए लोगों को समझ में आने लगी और इसी तरह उसमें साहित्य भी लिखा जाने लगा। अब वो बोली से निकल करके भाषा हो गई। कल वो बोली तक सीमित थी, आज वो भाषा बन गई। बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? जब कोई बोली अपने सीमित क्षेत्र से निकल करके, जब कोई बोली अपने सीमित दायरे से निकल करके बाहर निकल जाती है और पूरे इलाके में बोली जाने लगती है, तब वो भाषा का रूप ले लेती है। उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तब वो भाषा का रूप ले लेती है। लेकिन जब तक एक सीमित अंचल में बोली जाती है, तब तक वो बोली कहलाती है। तो वो एक भाषा के रूप में आ गई और उसमें फिर नई भारतेंदु ने अपने रचनाओं के माध्यम से, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। कम उम्र में, 35 साल की, 36 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ये हुआ, उन्होंने ही पहले नाटक, इतिहास, संस्मरण, कहानी, एकांकी, आलोचना, निबंध ये सब लिखे। हरिश्चंद्र नाटिका उनकी बहुत प्रसिद्ध नाटिका है। अंधेर नगरी चौपट राजा उनकी बहुत प्रसिद्ध नाटिका है ना, ये सब आप पढ़े होंगे। और क्या हुआ, साहित्य को जीवन से भी जोड़ा गया। और क्या हुआ, पत्र पत्रिकाओं का भी महत्व भारतेंदु युग में बढ़ जाता है। यानी न्यूज़पेपर्स जो आप पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर्स में भी साहित्य, मतलब न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी साहित्य का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। उदंत मार्तंड जैसे पत्र का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और आज दैनिक जागरण, जनसत्ता और बहुत सारे साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं मिलती है। मैं तो कहूंगा कि आपको कम से कम 1 या 2 साहित्यिक पत्रिकाओं का सदस्य अवश्य बनना चाहिए। तब आपको आप आज के हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आज सरकार क्या करती है और हिंदी में क्या क्या प्रगति हो रही है, हिंदी में क्या क्या विकास हो रहे हैं। तब आपको पता चलेगा, केवल वो पढ़ लेने से आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम 1-2 पत्रिकाओं का सदस्य आप जरूर बनिए। और आज आपके देश में कम से कम 10,000 पत्र पत्रिकाएं निकल रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारतेंदु कालीन कविता की प्रवृत्तियां। देशभक्ति, इसको आप समझ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देशभक्ति, जो कि भारतेंदु ने अपने MIT 2 में भी आपने पढ़ा, नवजागरण काव्य। तो अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को उन्होंने देशभक्ति क्या है बताया। भाई जागो, है ना, जागो। आपके सिर के ऊपर शत्रु बैठा है और आप सोए हो, जागिए। तो उन्होंने नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया। नुक्कड़ नाटक यानी तुरंत वो लिखते, तुरंत उसको प्रदर्शित कर देते और जनता को बता देते, भाई ये देखो, ये है अंग्रेज। आप मटेरियल पढ़ना, मटेरियल में बहुत 2-2 पंक्ति में बहुत सारे कोटेशन इनडायरेक्टली उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लिखा है और लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। मतलब तुरंत तुरंत रीतिकाल खत्म हुआ था और आधुनिक काल आया था। इसलिए प्राचीन विचारधारा को भी हम तुरंत नहीं छोड़ सकते थे और आधुनिक, क्योंकि हम हो रहे थे, आधुनिक विचारधारा का भी हम स्वागत कर रहे थे। हमारा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा था, हमारा देश का साहित्य भी विकास के रास्ते पर चल पड़ा था। इसलिए हमारे साहित्य में प्राचीनता भी देखी जा रही थी और नवीनता भी देखी जा रही थी। यानी इस समय के साहित्यकारों ने प्राचीनता और नवीनता
दोनों को लेकर के अपने साहित्य का निर्माण किया है। कहने का मतलब, अगर एक तरफ उन्होंने ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया है, भक्ति का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने देश की सामाजिकता का भी वर्णन किया है, किसान के बारे में भी लिखा है, ग्रामीण जीवन के बारे में भी लिखा है, देश की आजादी के बारे में भी लिखा है, आजादी से प्रभावित लोगों के बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, जनवादी विचारधारा का चित्रण। जनवादी विचारधारा का चित्रण। जहां एक और श्रृंगार काल, जहां एक और श्रृंगार कालीन लिखना, जहां एक और श्रृंगार कालीन काव्य का पालन पोषण राज दरबारों में हुआ, जहां एक और श्रृंगार कालीन काव्य का पालन पोषण, जहां एक और श्रृंगार कालीन काव्य का पालन पोषण राज दरबारों में हुआ, वहीं दूसरी ओर भारतेंदु कालीन काव्य, भारतेंदु कालीन काव्य जनवादी विचारधारा और समाज सुधार की भावना को लेकर चला, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेजों को देश से भगाना ही देशवासियों का पहला लक्ष्य था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का उन्होंने जितना मन किया उतना वर्णन किया। नेक्स्ट पॉइंट, इतिवृत्तात्मकता। इस काल के कवियों ने विभिन्न विषयों पर पदों और कविताओं का सृजन किया। पदों और कविताओं का सृजन किया तथा तुकबंदी कविताओं की ओर भी प्रयास किया। तुकबंदी कविताओं की ओर भी अधिक प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भाषा। खड़ी बोली, भाषा में लिखिए खड़ी बोली, ब्रज का प्रयोग। फिर छंद में लिखिए रोला, कजरी, रोला कजरी, बिरहा, रोला कजरी बिरहा आदि छंदों का प्रयोग। आदि छंदों का प्रयोग। उसके बाद लिखो द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में एक सबसे बड़ी बात होती है कि द्विवेदी ने जो टूटी फूटी भाषा भारतेंदु के हरिश्चंद्र के समय लिखी जा रही थी, द्विवेदी ने इस युग में आकर के एक पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती नामक एक पत्रिका का संपादन किया, और उस सरस्वती नामक पत्रिका से उन्होंने
हिंदी साहित्य की भाषा को परिनिष्ठित और परिमार्जित किया, यानी पूर्ण शुद्ध किया उन्होंने। और इसके लिए उन्हें बहुत पापड़ भी बेलने पड़े, बहुत गालियां भी सुननी पड़ी, बहुत लोगों के कटाक्ष भी सुनने पड़े। द्विवेदी, मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहा हूँ, आचार्य प्रसाद द्विवेदी की बात यहाँ नहीं हो रही, याद रखना। तो यानी इस हिंदी भाषा को परिनिष्ठित और परिमार्जित करने में, उसको शुद्ध रूप लाने में होता क्या था कि जब प्रेमचंद या प्रसाद अपनी रचनाएं इनको भेजते थे तो ये तुरंत वापस कर देते, भाई प्रेमचंद या प्रसाद या कोई भी निराला कोई भी कविताएं भेजता था, कुछ भी भेजता था, तो भाई आपकी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत व्याकरणिक त्रुटियां हैं, कृपया इस त्रुटियों को जरा शुद्ध करके आप भेजिए। और तब भी उसको वापस कर देते उनकी रचनाओं को। और तब प्रेमचंद, प्रसाद या पंत जो भी उस वक्त थे समकालीन, वे लोग अपनी रचना को शुद्ध करते और तब जाकर के वो सरस्वती पत्रिका में छपती और इस प्रकार भाषा शुद्ध रूप में आती। इसलिए द्विवेदी युग का महत्व बढ़ जाता है। नंबर हेडिंग लो, द्विवेदी युग काव्य की प्रवृत्तियां। दोनों में एक ही बात है, प्रवृत्तियां दोनों की एक ही है। नंबर 1, देशभक्ति। राष्ट्रीय एकता के प्रति झुकाव, राष्ट्रीय एकता के प्रति झुकाव। नेक्स्ट पॉइंट, जातियों में भाईचारे की भावना, जातियों में भाईचारे की भावना। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक सामंजस्यता इत्यादि। मतलब कितना अच्छा युग था ये। धीरे धीरे सांप्रदायिक, जो हमारे हिंदू मुसलमान के अंदर जो कटुक्तियां थी, उनके अंदर जो जहर अंग्रेजों ने घोल कर चले गए थे, वो जहर को कुछ हद तक कबीर ने दूर किया और कुछ हद तक इस युग में दूर हुआ। बाकी अब आपके सामने आपका भारत है, आपकी दुनिया है। आप भी अगर ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। जब हमारे ही अंदर ये जात पात भेदभाव, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जैसी भावना रहेगी तो अनपढ़ बात ही क्या है। इसलिए कम से कम हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। आप सबको समान नजर से देखिए, किसी के अंदर भी भेदभाव, फीलिंग्स, मनभेद वाली बात नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, मानवतावादी विचार था। इस युग में जाति वर्ग एवं धर्म के संकीर्ण घेरे से, जाति वर्ग एवं धर्म के संकीर्ण घेरे से मानवता को बाहर निकाला गया। मानवता को बाहर निकाला गया। जाति वर्ग धर्म के संकीर्ण घेरे से मानवता को बाहर निकाला गया। उच्च वर्ग के साथ निम्न वर्ग का भी चित्रण होने लगा। समझे? स्त्री पुरुष की समानता, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति, और मानवीय गुणों की
सहज स्थापना। सर मानवीय। मानवीय गुणों की सहज स्थापना मतलब एक बात आप जान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, होता क्या है। ये सब तो चला, इसी बीच प्रेमचंद का जब आगमन होता है, सब होता कैसे, जब प्रेमचंद का जब आगमन होता है तो प्रेमचंद ने देवकी नंदन खत्री के जो अयाशी और तिलस्मी की ओर जा रहा था, मनोरंजन की ओर साहित्य जा रहा था, उसको उन्होंने से वहां से निकाल करके उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ दिया। इसलिए साहित्य में अब समाज का स्थान बढ़ गया है। और वैसे भी अगर तुम देखो तो साहित्य में आप किसकी बात लिखते हैं, समाज की बात लिखते हैं। तो साहित्य और समाज अब दोनों एक दूसरे के परिपूरक हो चुके हैं। समाज बदल गया है, एडवांस्ड हो गया है, बहुत ही और मॉडर्न हो गया है। अब उसको वो राम रहीम कृष्ण और ये चांद सितारे, ये सब चीजों में, परी, ये सब में उसको विश्वास नहीं रहा। अब वो यथार्थ देखना चाहता है, अब वो सामने देखता है, हकीकत में वो जीना चाहता है, वर्तमान में वो जीना चाहता है। इसलिए वो वर्तमान का वर्णन करता है, वर्तमान का चित्र करता है। और प्रेमचंद ने अपने समय समकालीन साहित्य का चित्रण उन्होंने किया, और उसमें यही वाली बात, मानवता वाली जो बात उन्होंने बूढ़े को के विषय में लिखा, देश के विषय में लिखा, दीन दुखियों के विषय में लिखा, ग्रामीणों के विषय में लिखा, ग्रामीण जीवन के विषय में लिखा, एक भिखारी के जीवन में लिखा, हर व्यक्ति, विधवा के विषय में लिखा, दहेज प्रथा के विषय में लिखा, बाल विवाह के विषय में लिखा। हर विषय के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इसीलिए सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहेगा। खैर, उनकी चर्चा जब हम प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो बस इतना जान लीजिए, ये सारी भावनाएं वहीं से आती है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धिवाद का प्राधान्य। ये एक तो अच्छा पॉइंट है, इसको लिखना जरूर। बुद्धिवाद का प्राधान्य। अब क्या हुआ, अब आप लोग क्या होने लगे, अब आप लोग मॉडर्न हो गए। और जब आप मॉडर्न होने लगे, आपकी विचारधारा भी मॉडर्न होने लगी, और आपकी विचारधारा जब मॉडर्न होने लगी, तब आपका साहित्य भी मॉडर्न हुए बिना कैसे रह सकता है। आप फॉरेन किताबें पढ़ने लगे, बुद्धि की बातें करने लगे, ज्ञान की बातें करने लगे। कल जब आपकी माता जी आपको जब दूध भात खिलाती थी या दूध रोटी खिलाती थी, तो बोलती थी, भाई बेटा देख, वो चंदा मामा है ना? चंदा मामा है, तू दूध रोटी नहीं खाएगा, वो चंदा मामा आके ले जाएगा। चंदा मामा दूर के पुए पकाए, पूरे में तेरे सारे सब कुछ ले जाएगा। जब आप बड़े हो गए, आपके पास बुद्धि आ गई, तब आपने मम्मी को कहा, माता जी आपने तो मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अरे माता जी, वो वो मामा जी, वो मुझे कुछ नहीं है, वो तो ग्रह है, चंद्रमा है, वो एक ग्रह है। और अब तक आप मेरे को मामा जी करके उल्लू बनाती रही। मतलब हमारे अंदर इस तरह की भावना, हम धीरे धीरे, कहने मतलब हम बुद्धिवादी होते जा रहे हैं। बुद्धिवादी होने का मतलब हमारे अंदर धीरे धीरे संवेदनाएं समाप्त हो रही थी। हमारे अंदर भावनाएं समाप्त हो रही, एक दूसरे के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो खत्म हो रही थी। हम मशीनों के गुलाम होते जा रहे थे। और क्योंकि मशीनों में न रक्त होता है, न मांस, न मज्जा, न खून, न भावना, कुछ नहीं। हम मशीनों के ऊपर बटन दबाते दबाते, उन्हें दबाते दबाते, हमारे अंदर भी आज रक्त खत्म हो चुकी, भावनाएं खत्म हो चुकी, इंसानियत खत्म हो चुकी, भावनाएं समाप्त हो चुकी है, सहानुभूति समाप्त हो चुकी है। बस हम मशीनों का उपयोग करना चाहते हैं, मशीनों का उपयोग करना चाहते हैं, बटन दबाना चाहते हैं।
यही बटन दबा के मम्मी को हाय हेलो कर दिया, बस मम्मी खुश तो हम खुश। लेकिन तुम थोड़ी देख रहे हो कि मम्मी वहां कैसे खुश है, या मम्मी ही वहां से कैसे देख, थोड़ी देख रही कि बेटा या बेटी किस हालत में यहाँ पर। तो बौद्धिकता बढ़ती गई, है ना, और क्षणिक जीवन पर हम विश्वास करते गए। क्षणिक जीवन पर विश्वास करते गए मतलब, कल आप माता जी के पास पत्र लिखते थे, है ना, पत्र लिखते थे, और जब आपकी माता जी आपके पत्र को पढ़ती थी तो 2 बूंद आंसू उनकी आंखों से निकल पड़ती थी। आज और उनके पत्र जब आप पढ़ते थे, आपके आंखों से आपके माता जी का चेहरा दिखने लगता। लेकिन आज, हेलो मम्मी कैसी हो, हाँ बेटा ठीक हूँ, तुम कैसे हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस तसल्ली हो गई। जीवन क्षणिक हो गया, और हम अवतारवाद श्री रामकृष्ण पर हम उसको हम बकवास मानने लगे। खेल हमने समझ लिया, धीरे धीरे हम बौद्धिक होते गए। नेक्स्ट पॉइंट, अश्लील श्रृंगार का परित्याग। अश्लील श्रृंगार का परित्याग। द्विवेदी युग में ये अच्छी बात हुई कि श्रृंगार, अश्लील श्रृंगार का इसमें बहिष्कार किया, और नारी के अच्छे रूपों का इसमें वर्णन किया, नारी की महानता का इसमें वर्णन किया, नारी के सच्चाई, सच्चे मन का इसमें वर्णन किया, उसके अंतर्मन को यहाँ वर्णन किया, उसके अंतर्मन की व्यथा को यहाँ वर्णन किया, जैसा कि उस साकेत में उन्होंने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता। इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता। इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता मतलब गीत शैली में लोगों ने लिखना शुरू किया, गद्य के साथ साथ गद्य को भी वो गीत शैली में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छंद प्रकृति चित्रण, जो पहले हमने लिखा था, स्वच्छंद प्रकृति चित्रण। स्वच्छंद प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट पॉइंट, अनुवाद की प्रवृत्ति। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखना, अनुवाद की प्रवृत्ति। इस समय क्या हुआ, ज्ञानी लोग भी पढ़ने लगे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद और दुनिया भर के। इसके अलावा के तो मैं केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, अन्य भाषाओं के भी विद्वान बढ़ने लगे, उड़िया के, बंगाली के, मराठी के, गुजराती के, पंजाबी के, है ना, तमिल, कन्नड़, मलयालम, जितने भी विद्वान बनने लगे। और इस युग में क्या हुआ, अन्य भाषाओं से, द्विवेदी ने यह काम बहुत अच्छा किया, अन्य भाषाओं से जो पुस्तकें थी उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद करवाया, और हिंदी से फिर दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद उन्होंने करवाया, और ये सब उनकी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नवीन एवं साधारण विषयों का चयन। नवीन और साधारण विषयों का चयन। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा का परिवर्तन। भाषा का परिवर्तन। बस वही खड़ी बोली, ब्रज बिल्कुल खत्म हो गया, अब पूरी तरह से खड़ी बोली यहां पर आ गई है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, छंदों का स्वच्छंद प्रयोग। छंदों का स्वच्छंद प्रयोग लिखे तो, लास्ट, छंदों का स्वच्छंद प्रयोग। मतलब पहले जो भारतेंदु युग में तुकबंदी की जाती थी, अब इस युग में तुकबंदी के उतने वे समर्थक नहीं थे, इसलिए अतुकांत छंद, अतुकांत कविताएं इस युग में लिखी जाने लगी, और उर्दू, अरबी, फारसी जो जैसा लिख सका वो पूरी तरह से अतुकांत छंदों का प्रयोग इस युग में धड़ल्ले से
होने लगा। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अलग से भारतेंदु के बारे में और द्विवेदी के बारे में, कबीर के बारे में, जायसी के बारे में, इन सब के बारे में आप अलग से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी इनके बारे में भी टिप्पणी या नोट्स, संक्षिप्त टिप्पणी आ जाता है। इसलिए अलग से आप इनके बारे में भी पढ़ लीजिए, 5 मार्क का 8 मार्क का नंबर आ जाता है। उसके बाद देखो है छायावाद। अच्छा, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारा कितना तारीख है, 5 है ना, 6, 7, 8 3 क्लास और बचा है, और लेकिन हमारे कोर्स में है 1, 2, 3, 4 हैं, 1, 2, 3, 4 4 ब्लॉक और है, और 1 और 3 क्लास और हमारे पास में। इसलिए खंड 6 जो है, खंड 6 में है हिंदी कथा साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी आलोचना साहित्य, निबंध तथा अन्य विधाएं, उर्दू साहित्य का परिचय। इसमें कुछ भी आपको समझना नहीं है, आपके मटेरियल में जितना लिखा है बस उसको, वो इतिहास है, वो हिंदी कथा साहित्य कहाँ से शुरू हुआ, इसके कौन पहले कहानीकार थे, उन्होंने क्या लिखा, बस ये डाटा इसमें कलेक्शन करना है आपको। नाट्य साहित्य में वही नाटक कैसे शुरू होता है, कहाँ तक जाकर खत्म होता है, क्या क्या उसमें प्रवृत्तियां थी, वो सारी चीजें। निबंध में भी कैसे शुरू होता है, गद्य विद्या कैसे शुरू होती है, आलोचना कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, बस इसमें डाटा है। इसमें कविता या ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो कठिन है, भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा का विकास, विशेष करके भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा के विकास से प्रश्न हर साल आता है। इसीलिए क्योंकि 3 ही क्लास बचा है हमारे पास, और ये 2 तो पढ़ना जरूरी है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। सर फिर भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा का विकास पढ़ा दो सर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो। हाँ नहीं, वो बहुत हर साल इसमें से आता है। ये दो जो है ना, भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा का विकास, ये इसमें आपका जो हिंदी भाषा का जो विकास है ये कैसे हुआ। हालांकि कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लासरूम है, और देवनागरी और हिंदी के बढ़ते चरण, ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं और हिंदी, और भारूपी परिवार और भारतीय, ये जरूर क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इसको हम 5, 7 और 8, वो भी शॉर्टकट में ही पढ़ना होगा हमको। क्या लिखिए, समय देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट क्या है, छायावाद। छायावाद लिखिए, वो खत्म हो गया। छायावाद, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति थे, मुकुटधर पांडे, रायगढ़ जिले में पड़ता है उनका मकान, छत्तीसगढ़ मान लीजिए। मुकुटधर पांडे, उन्होंने सर्वप्रथम छायावाद का नाम रखा। पहले आप जान लीजिए छायावाद है क्या। छाया मतलब तो सीधी सीधी बात है, परछाई। छायावाद के जो 4 कवि थे, प्रसाद पद, निर्मला महादेवी, इन लोगों ने जब कविताएं लिखी तो इन लोगों का उद्देश्य क्या था, मानवता की रक्षा करना, अंतर्मन की पीड़ा को व्यक्त करना। तो ये अपने अंतर्मन की पीड़ा को, अपने मन की पीड़ा को लिखते थे, लेकिन वो किसके लिए लिखते थे, समाज के लिए। समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते थे, समाज के दर्द को अपनी दर्द। तो कुछ लोगों ने उनकी कविताओं को पढ़ा। जब पहले प्रसाद की रचना झरना निकली, झरना कविता निकली पहले छायावाद के रूप में, जब लोगों ने इसे पढ़ा तो आलोचकों ने इसे, भैया तो छायावाद है,
और तब से ये छायावाद नाम चल पड़ा। कुछ लोगों ने मुझे नई कविता कहा, तो ये नई कविता है, कुछ ने कुछ और कुछ कहा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे आलोचकों ने, विद्वानों ने मिलकर के भाई चलो छायावाद नाम ही उचित लगा, और बाद में वो छायावाद ही प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन इसकी बात क्या, इसमें बात क्या थी? छायावाद में मुख्य विशेषता सी क्या थी? प्रकृति चित्रण इसकी विशेषता थी, नारी चित्रण इसकी विशेषता थी, और सबसे बड़ी विशेषता थी ये अपनी बात उस परम सत्ता से करते हैं। दुनिया को, जगत को ये मिथ्या मानते हैं और अपनी बात उस परम पिता परमेश्वर से करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रिय का पथ आलोकित करता चल। ये प्रिय का पथ, प्रिय कौन है? वो परम पिता परमेश्वर है। नौ मौन निमंत्रण, सुमित्रा नंदन पंत ने मौन निमंत्रण कविता लिखी, अरे सॉरी, निष्ठुर परिवर्तन कविता लिखी। तो परिवर्तन में वो कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम कितने निष्ठुर, तुम्हारे कंपन से धरती हिलने लगती है। तुम्हारे ही कारण इस सृष्टि में आदि व्याधि और बवंडर और भूकंप और तूफान, ये सब कुछ तुम्हारा ही कारण। परिवर्तन का उन्होंने मानवीकरण किया। तो ये प्रकृति को भी नहीं छोड़ते। प्रकृति का चित्रण, नारी चित्रण, परमपिता परमेश्वर का चित्रण पूरे अंतर मन से करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं। और राम कुमार वर्मा ने भी कहा कि परमात्मा की छाया जब आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया जब परमात्मा में, तब वही छायावाद कहलाती है। किसी और ने कहा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। शब्दों को जरा समझना बारीकी से, बाकी तो आप पढ़ के समझ जाएंगे, लेकिन शब्दों की बारीकी को आप जरा समझिए। एमएसजी के आप विद्यार्थी, लिख लेने से नहीं होता। हर शब्दों की गरिमा को समझिए, हर शब्दों के महत्व को समझिए, हर शब्दों की गहराई में जाइए, तब आप पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने में आनंद आपको लाभ होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना ही छायावाद है। किसी ने सूक्ष्म की ओर जाना मतलब, आजकल के लोग भी प्रेम करते हैं, देवता भी प्रेम करते हैं। तो आजकल के और देवताओं के जमीन आसमान का। आजकल के प्रेम भाई, नजरें चार हुई, आंखें चार हुई, लिपटा चिपटी चुमा चाटी, दैट्स ऑल, खत्म प्रेम। लेकिन देवी देवताओं का, नजरें तो चार हुई, लेकिन किसी ने किसी को टच नहीं किया। मन की बात मन से हुई, आंखों की बात आंखों से हुई। सात्विक प्रेम हुआ, सूक्ष्म प्रेम, बस महसूस करना है सर, वो है सूक्ष्मता। किसी के प्रति आप, किसी के प्रति जब हमारे अंदर ममता की भावना आती है या करुणा की भावना आती है, तो करुणा क्या कोई चीज है, कोई वस्तु है? या ममता क्या कोई चीज है, क्या वस्तु है? कोई चीज नहीं, बस वो सूक्ष्म भाव जो हम महसूस करते हैं। तो वही सूक्ष्म भाव को लेकर के हमारे कवि लोग साहित्य की भाषा, अरे रचनाएं किया करते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, सौंदर्य भावना, सौंदर्य भावना, एक पॉइंट लिखना, अशरीरी, अशरीरी सौंदर्य प्रियता, अशरीरी सौंदर्य प्रियता। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट, मानवीकरण। यह सौंदर्य भावना में चल रहा है, मानवीकरण, मानव अनुभूतियों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, अरे करुणा के स्वर,
ये सब सौंदर्य भावना है। तो उन्होंने देखो सौंदर्य को किस दृष्टिकोण से देखा है, कितनी सूक्ष्म तरह से सौंदर्य की भावना को देखा है। आप किसी गुलाब फूल को देखते हैं तो मेरी बात समझ में आ रही? तो हेलो, हेलो, जी सर। हाँ, आप किसी गुलाब फूल को देखते हैं, गुलाब फूल को आपने देखा, आप बहुत देर तक देखते रहे, देखते देखते आपने, आपकी भावना इतनी बढ़ गई, आपके मन की भाव इतनी तीव्र हो गई कि आपने बस बैठे बैठे वही गुलाब को देखते देखते आपने क्या किया, आपने मुस्कुरा दिया। बस मुस्कुरा करके ही आपने अपनी सारी भावना को वहीं पर समाप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया आपने। चाहे आप गुलाब को देखिए, चाहे किसी चीज को देखिए। तो ये सूक्ष्मता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम भावना। प्रेम भावना, प्रेम भावना में पॉइंट देना, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम। अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम। फिर लिखो मानवतावादी दृष्टिकोण। नवीन मूल्यों की अभिव्यक्ति। वैयक्तिकता के प्राधान्य। नंबर 5, वैयक्तिकता के प्राधान्य। रहस्य भावना। रहस्य भावना, वेदना और निराशा। बौद्धिकता का प्राधान्य। राष्ट्रीयता, देश प्रेम। राष्ट्रीयता, देश प्रेम। 10 नंबर, श्रृंगारिकता की भावना। गीत और मुक्तक। प्रतीकात्मक शैली और अलंकार। 11 नंबर वाले क्या बोले सर? क्या नंबर पॉइंट क्या बोले सर? सुनाई नहीं दिया। कौन सा? गीत और मुक्तक। श्रृंगारिकता की भावना के बाद गीत और मुक्तक, उसके बाद गीत और मुक्तक के बाद लास्ट में लिखो प्रतीकात्मक शैली और अलंकार योजना। बाकी हम आधुनिक साहित्य भाग 2 कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यही बंद करते हैं। ओके सर। हाँ, ठीक। धन्यवाद सर। धन्यवाद Thank you, सर। sir. Sir, there is a question out of syllabus. Can I ask? Sir, हाँ, sir, एक क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है, हिंदी से